RK Pocket FM channel subscriber and like this video. 314 आपको अपनी परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले कि आर्यन आगे कुछ बोल पाता, उन तीनों शिष्यों में से एक ने उस पर अपनी तलवार से हमला कर दिया और यह केवल उसे सबक सिखाने के लिए किया गया वार नहीं था बल्कि उसकी जान लेने के लिए था। आखिर वो तीनों संप्रदाय के बाहरी हिस्से के शिष्य थे और एक ऐसा योद्धा जो अभी तक संप्रदाय में शामिल भी नहीं हुआ था ने उनके सामने उनके एक साथी को थप्पड़ मार दिया। इसे वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? ये खुलेआम सभी के सामने उनका अपमान था और अगर उन्होंने उसे अभी सबक नहीं सिखाया तो वो कैसे किसी को अपना मुंह दिखा सकते थे? यही कारण था कि वो उस पर जानलेवा हमला करने से भी नहीं चूके। आर्यन बिना हिले अपनी जगह पर खड़ा रहा। उस शिष्य की तलवार को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसने तो उस शिष्य से हंसते हुए कहा, तुम क्या मुझे इस बेकार सी तलवार तकनीक के साथ मारना चाहते हो? हा, भूल जाओ, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। आर्यन का शरीर हिला और साथ ही हातिम की पीठ पर लदे ताबूत में भी कुछ हलचल हुई, लेकिन बस इतना ही। इससे पहले कि आर्यन एक भी कदम आगे बढ़ पाता, अचानक उसके सामने मीरा आ गई और सामने से आती तलवार को उसने अपनी तलवार से अवरुद्ध कर दिया और कहा, तीनों वरिष्ठ भाई, ये मेरे साथ हैं तो बेहतर होगा कि कोई कदम आगे ना बढ़ाए। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी और उसकी अभिव्यक्ति में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। हालांकि आसपास के लोगों के लिए, विशेष रूप से उन तीनों शिष्यों के लिए, ये कुछ ऐसा था जिससे वो स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये पहली बार था जब मीरा किसी के लिए इतना खुलकर खड़ी हुई हो, और वो भी एक लड़के के लिए। इसने बाहरी हिस्से के सभी शिष्यों को हैरान कर दिया था। उन तीनों के हैरान कर देने वाले भावों को देखते हुए मीरा ने फिर से कहा, बस इस तरह बर्ताव करो जैसे कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। उन तीनों के दिल एक बार फिर कांपने लगे। उन्होंने एक बार फिर आर्यन को देखा और अपने दिलों में सोचा, ये लड़का आखिर है कौन, और जूनियर सिस्टर मीरा उसे इस तरह बचाने के लिए क्यों खड़ी है? सियान परिवार के तीनों महान तलवारबाज भी ऐसा नहीं कर सकते। तीनों में से प्रमुख शिष्य ने अपनी तलवार वापस ले ली और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि जूनियर सिस्टर बोल चुकी है तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जूनियर सिस्टर, आखिर वो है कौन? वो एक कचरे की तरह दिखता है, तुम उसे कैसे जानती हो? मीरा को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, उदार होने के लिए वरिष्ठ भाई को धन्यवाद। मैं, मीरा, निश्चित रूप से बड़े भाई की कृपा को अपने दिल में याद रखूंगी। वैसे वो मेरा दोस्त हैं। दोस्त? ओह ठीक है, चूंकि जूनियर सिस्टर ने ऐसा कहा है इसलिए हमारे लिए ये कदम उठाना बहुत अपमानजनक होगा। हालांकि आपसे एक अनुग्रह है, कल के बाद का दिन 15वां है। हम चंद्रमा की प्रशंसा करने के लिए चोटी पर जाएंगे, तो आप भी हमारे साथ वहां क्यों नहीं चलती? ये हमारी तरफ से एक माफी के रूप में होगा, मुख्य व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तीनों भाई मुस्कुरा रहे थे, उनकी मुस्कान में वासना का भाव था। मीरा की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली और थोड़ा सा कहा, जरूर। हा, जूनियर सिस्टर, आप अब अपने शब्दों से मुकर नहीं सकती। एक योद्धा के लिए उसके शब्द ही वादा होते हैं। ये बोलते हुए मुख्य भाई ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा और उससे कहा, भाई, आज खुद को किस्मत वाला समझो कि जूनियर सिस्टर यहाँ थी। चलो। हा, वो तीनों खुशी खुशी चले गए। मीरा ने आर्यन की ओर मुड़कर देखा और कहा, क्या आप सच में जेकाल संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? यह एक संप्रदाय है, एक साधारण शहर नहीं। क्या आप सिर्फ इसलिए कि आपकी शक्तियां उच्च स्तर की हैं इस तरह बेलगाम हो सकते हैं? अगर आपने अभी उन तीनों पर हमला किया होता तो आपके लिए केवल एक ही परिणाम होता, और वो है मृत्यु। उसने उसे तेज आवाज में लगभग फटकारते हुए कहा, क्योंकि वो आर्यन की फिक्र करती थी और उसकी रक्षा करना चाहती थी, इसलिए उसने उनके साथ वहां जाने से मना नहीं किया। आर्यन मूर्खों की तरह उसे देख रहा था। वास्तव में उसके पास कुछ कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। हालांकि उसके दिल में थोड़ी घबराहट थी। कल के दिन का क्या? वो समझ गया था कि उन तीनों भाइयों का गलत इरादा था, और कोई भी इसे आसानी से समझ जाता कि चांद का तो बस बहाना था, उनके इरादे तो कुछ और ही थे। मीरा ने कहा, आपको इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान रखूंगी। आपको बस अब शांति से परीक्षा में भाग लेना है और फिर शांति से परीक्षा उत्तीर्ण करनी है और जेकाल संप्रदाय का शिष्य बनना है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, मुझे निराश मत करना। मीरा मोटू की तरह नहीं थी। इसके अलावा वो अभी तक आर्यन की असली शक्तियों को अच्छे से नहीं देख पाई थी कि वो क्या कर सकता है, तो उसे पूरा यकीन नहीं था कि आर्यन परीक्षा को पास कर सकता है। इस परीक्षा को केवल 1 लाख में से 1000 शिष्य और 100 में से 1 शिष्य पार कर सकता था। उसे उम्मीद थी कि आर्यन कड़ी मेहनत करके संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है। यही कारण था कि वो थोड़ी चिंतित थी और उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना चाहती थी। आर्यन ने मीरा की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आपका क्या मतलब है कि आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे? आपको जेकाल संप्रदाय में प्रवेश करना चाहिए। आपकी प्रतिभा और जेकाल संप्रदाय के पोषण के साथ आपकी शक्तियां तेजी से बढ़ेगी। इस तरह के मौके को गंवाना बेवकूफ़ी होगी, मीरा ने दृढ़ता से कहा। वो पूरे रास्ते इस बारे में सोच रही थी कि कैसे वो आर्यन को जेकाल संप्रदाय का शिष्य बनाए।
तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। एपिसोड 315 रिफाइनिंग हॉल। मोटू लौट आया और मीरा की अभिव्यक्ति को देखते हुए वो खुद को रोक नहीं सका। मास्टर, क्या हुआ? मीरा बड़े कदमों के साथ वहां से संप्रदाय के दरवाजे की ओर चली गई और अचानक कुछ कदम चलने के बाद रुक गई। उसने अपने चेहरे की ठंडी अभिव्यक्ति को एक सामान्य लड़की के भाव की तरह बदल लिया और एक शानदार मुस्कान के साथ आर्यन की ओर देखा। फिर वो ऐसे ही मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें परीक्षा में पास होना है, फिर मैं तुम्हें एक खास इनाम दूंगी। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक मिशन मिला है। सिस्टम की आवाज आई। मिशन परीक्षा पास करें। समय 2 दिन। पुरस्कार 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1,000 ट्रियो एनर्जी पॉइंट्स, 1,000 सिस्टम पॉइंट्स। इसके अलावा एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। आर्यन को परीक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं थी, वो इसे वैसे भी देने वाला था, लेकिन मीरा की शानदार मुस्कान को देखकर वो बड़बड़ाया, क्या वो सच में मुस्कुरा रही है? क्या एक हिमखंड भी मुस्कुरा सकती है? मोटू, उसने अभी क्या कहा? हाँ, खास इनाम। खास इनाम से उसका क्या मतलब था? आर्यन की सोच बेतुकी हो गई। क्या ये हो सकता है? बोलते हुए वो रुक गया और उसके दिमाग में कुछ अश्लील चीजें चलने लगी। वह आर्यन अब इसे और ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मोटू, परीक्षा कब शुरू होगी? मैं इंतजार नहीं कर सकता। मोटू हैरान रह गया और उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, ये कल सुबह शुरू होगी और शायद दोपहर तक खत्म हो जाएगी। ठीक है मास्टर, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसके भाव गंभीर थे और माथे की नसें सिकुड़ी हुई थी, लेकिन आर्यन अभी भी मीरा की पीठ को जाते हुए देख रहा था और लापरवाही से कहा, जल्दी बताओ, क्या कहना है? मोटू ने एक गहरी सांस ली और कहा, मास्टर, वो हकला रहा था जैसे कि वो इसे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। आर्यन ने अधीरता से कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। उसकी नजरें मीरा की घुमावदार छाया पर अटकी हुई थी। मोटू ने अपने दांत कस लिए और कहा, कनिका जिंदा है और वो वापस आ चुकी है। अब ये कनिका कौन है? आर्यन का पूरा ध्यान मीरा के सांप की तरह लहराते नितंब पर था, लेकिन वास्तव में वो इस नाम को नहीं जानता था। मोटू की आंखों पर अचानक अंधेरा आ गया और उसने कहा, कनिका वही है जो जुबिन के साथ थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त क्षेत्र में आई थी, जिसने हमें जुबिन के साथ मिलकर मारने की कोशिश की थी। आर्यन चौंक गया, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने कहा, अगर वो वापस आ गई हैं तो क्या? मोटू ने कहा, उसने सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया होगा। मैंने सुना है सियान परिवार के लोग आपको ढूंढ रहे हैं और कबीर तो आपको मारने के लिए पागलों की तरह ढूंढ रहा है। जुबिन जेकाल संप्रदाय के बाहरी हिस्से के शीर्ष शिष्यों में से एक था। उसकी तलवार की समझ बहुत गहरी थी, उसकी शक्तियां अथाह थी और उसकी तलवार तकनीके देवताओं को चौंका देने के दायरे में पहुंच गई थी। वो सच में एक काबिल योद्धा था। उसका मरना सियान परिवार के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं था। आर्यन ने कहा, वो जो अभी आकाश में उड़ती तलवार पर बैठा था? हाँ, मोटू ने सिर हिलाया। आर्यन ने आसमान की ओर देखा और कहा, क्या वो सच में मुझे मारने के लिए पागलों की तरह ढूंढ रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं पहले तो कुछ नहीं करूंगा और अगर वो मेरे पास आया तो यह मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। मोटू उसका जवाब सुनकर चौंक गया और उसने संदेह में पूछा, क्या आप उससे डरते नहीं है? भाड़ में जाओ, तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मैं उससे डरता हूं? आर्यन ने अजीब तरह से मुंह बनाते हुए कहा और आगे बोला, मोटू एक बात हमेशा याद रखना, मैं कभी किसी से नहीं डरता। फिर चाहे मुझे मारने स्वर्ग से खुद भगवान और नरक से शैतान क्यों ना आ जाए, मैं बिना डरे उनसे भी लड़ने की हिम्मत रखता हूं। अगर तुम डर गए तो समझो मर गए। उसे केवल इस बात का डर था कि उसके पास पैसे नहीं थे, कोई लड़की नहीं थी, कोई भाई नहीं था। बाकी के लिए वो वास्तव में किसी भी चीज से डरता नहीं था। मोटू राम ने अपने दिल में आर्यन के शब्दों को गहराई से बिठा लिया और फिर कहा, मैं पहले आपको अपने घर लेकर चलता हूं, फिर हम कल सुबह यहां आएंगे। हातिम, तुम भी हमारे साथ चलो, वैसे भी मेरा घर काफी बड़ा है। मोटू राम ने हातिम की ओर देखते हुए पूछा, जो गहरी सोच में था। हातिम ने मोटू की ओर देखा, फिर आर्यन की ओर देखा। उसने अपनी पीठ से ताबूत को नीचे उतार दिया, फिर अचानक आर्यन के सामने घुटनों के बल बैठ गया और सिर झुका लिया। एक पल बाद वो वापस उठकर पहाड़ से नीचे की ओर चला गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आर्यन समय पर कुछ नहीं कर सका। आर्यन थोड़ा हैरान था, पर उसने उसे रोका नहीं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो उसे रोकने के लिए किस कारण का इस्तेमाल कर सकता है। एकमात्र चीज आर्यन को सिस्टम द्वारा मिला हातिम की मदद करने का मिशन अभी तक विफल नहीं हुआ था। उसके पास अभी भी लगभग 10 दिन बचे थे। हालांकि चाहे कुछ भी हो, आर्यन ने यह ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा और हातिम की मदद करके रहेगा। वो वापस सियान कबीले में जा रहा है, मोटू ने कहा। आर्यन ने पूछा, ये सियान कबीला किस तरह की जगह है? मोटू ने कहा, ये तलवार पर्वत के तल पर एक शहर में है, जिसे सियान कबीला भी कहा जाता है।
आर्यन ने पहाड़ से नीचे जाते हातिम की पीठ देखी और अपने मन में कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाकर रहूंगा। इसके बाद उसने मोटू की ओर देखा और कहा, क्या मैं तुम्हारा मास्टर हूं? मोटू ने तुरंत कूदकर कहा, बेशक आप मेरे मास्टर है। तो तुम मेरी हर एक बात मानोगे जो मैं कहूंगा, है ना? आर्यन ने फिर पूछा। मोटू ने गर्व से कहा, जी मास्टर। थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त क्षेत्र में उसने आर्यन की शक्ति देखी थी, और जो फायर ब्लेड आर्यन ने उसे दी थी वो एक हेवन स्टेज ब्लेड थी। यहाँ तक कि उसके अपने बाप दादा ने भी उसे इतनी अच्छी चीज नहीं दी थी। अगर वो आर्यन की बात नहीं मानता तो किसकी मानता? वो उस पर पूरा भरोसा करता था, यहाँ तक कि वो उसे जेकाल संप्रदाय में भी इसलिए लाया था ताकि वो उसके साथ रह सके। आर्यन ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए। मोटू ने अपने चेहरे पर एक उत्साहित नजर डाली और कहा, मास्टर, क्या आप मुझे किसी तरह का रामबाण देने जा रहे हैं? मैं लंबे समय से इस चर्बी से छुटकारा पाना चाहता था। क्या आप मुझे कोई स्पिरिट पिल देने वाले हैं? वो कौन सी पिल है? उस पिल का नाम है कसरत। आर्यन ने बुरी तरह से मुस्कुराते हुए कहा। हातिम यहाँ नहीं है तो तुम मेरे लिए इस पत्थर के ताबूत को उठाओ। एक मुस्कान जैसे कि वो अपनी योजना में सफल हो गया हो। मोटू तुरंत दंग रह गया उस ताबूत को देखकर जो उससे भी ऊंची थी। उसे तुरंत लगा कि उसके साथ छल किया गया है। वो रोना चाहता था लेकिन आंखों से कोई आंसू नहीं निकले। मास्टर, इसके लिए मैं हातिम को वापस बुलाकर लाता हूँ। जल्दी करो और ताबूत को उठाओ। ये बोलते हुए आर्यन आगे निकल गया। मोटू ने विशालकाय ताबूत को देखा, एक गहरी सांस ली और फिर उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। क्रैक, एक हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। ये ताबूत उठाने की वजह से मोटू की पीठ से आई थी। ताबूत का वजन पूरे 250 किलोग्राम था। मोटू राम के लिए उसे उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आर्यन को वहां से दूर जाते देख वो दर्द से कराहते हुए चिल्लाया, मास्टर, मेरा इंतजार करो, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आर्यन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और जल्द ही उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। वो पहाड़ से नीचे उतर चुका था। नीचे एक 70 या 80 के दशक का बूढ़े आदमी एक लड़की के साथ चल रहा था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कनिका थी। कनिका ने जैसे ही आर्यन को देखा उसने तुरंत उसकी पीठ की ओर इशारा किया और कहा, बुर्जुग, ये वही लड़का है जिसने सीनियर भाई जुबिन और बाकी लोगों की हत्या की थी। आपको शायद पता नहीं है कि वो कितना क्रूर है। उसने उनके सिर भी काट दिए। कनिका ने डर से कांपने का नाटक किया और हल्के से रोने भी लगी। वो जुबिन भाई की बहुत बुरी तरह से हत्या की गई थी। अगर मैं उतनी शक्तिशाली होती तो मैं उस भिखारी को जान से मार देती, लेकिन मैं नहीं कर सकी। वो नाटक करने में एक कलाकार से कम नहीं थी। उसका झूठ बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। उस वक्त वो आसानी से जुबिन को बचा सकती थी, पर वो वहां से ऐसे भागी जैसे एक कुत्ता दुम दबाकर भागता है। कुंदन की आंखें काली और डरावनी हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली, अपने दांत कस लिए और गंभीरता से कहा, लड़के, तूने मेरे पोते को मारा है और तुम फिर भी जेकाल संप्रदाय में आने की हिम्मत करते हो? अच्छा अच्छा अच्छा। 3 बार अच्छा शब्द कहने के बाद कुंदन ने उग्रता से कहा, मैं भी देखता हूं कि तू परीक्षा कैसे पास करता है। मैं तेरी लाश को सभी के सामने परीक्षा के बीच मैदान में इबरत का नमूना बनाऊंगा। तेरी मौत परीक्षा के मैदान में लिखी है। दूसरी तरफ आर्यन का उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं था। पहाड़ की चोटी से उतरने के बाद वो एक दूसरे पर्वत की ओर मुड़ गया। उसके शिखर को देखने के बाद उसने अपना हाथ झटका और ऊपर की ओर चला गया। इसे पर्वत शिखर कहने के बजाय इसे खरपतवारों से भरी एक छोटी सी पहाड़ी कहना बेहतर होगा। ये ब्लड रिफाइनिंग हॉल था। ये जेकाल संप्रदाय का एकमात्र रिफाइनिंग हॉल भी था। पूरे रिफाइनिंग हॉल में केवल एक ही शिष्य था और वो था मोटू राम। जब मोटू राम ताबूत के साथ रिफाइनिंग हॉल की चोटी पर पहुंचा तो वो बेहद भाग्यशाली महसूस कर रहा था। अगर ये चोटी बाकी चोटियों की तरह खड़ी चढ़ाई वाली होती तो वो रास्ते में ही कहीं ताबूत के नीचे दबकर मर जाता। आर्यन ने उस आधे घर को देखा जो एक ही तलवार के हमले से ढह जाए। दरवाजे पर एक तिरछी पट्टिका टंगी हुई थी और उस पट्टिका पर 2 शब्द थे, रिफाइनिंग हॉल। घर का अंदरूनी हिस्सा बंजर पहाड़ों में जंगली बीस्ट की गुफाओं की तरह था। यहाँ तक कि वो भी उससे बेहतर होंगे। फिर आर्यन ने मोटू राम की ओर देखा जो बेल की तरह कराह रहा था और संदेह से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यही रिफाइनिंग हॉल है? मोटू की सांस फूल रही थी और उसने कहा, हम थोड़े गरीब हैं, इसमें बस थोड़ी कमी है, लेकिन ये वास्तव में रिफाइनिंग हॉल है। मास्टर, आपको भी मेरे रिफाइनिंग हॉल में शामिल होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपके होने से रिफाइनिंग हॉल का गौरव बढ़ेगा और यह आसमान की ऊंचाइयों में उड़ेगा। आर्यन ने मोटू को आंखें छोटी करके देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम बहुत मोटे हो, तुम उड़ नहीं सकते। मोटू ने उत्साह से कहा, जब तक मैं हेवन स्टेज का हथियार बनाता हूं, नहीं एक डिवाइन स्टेज का स्पिरिचुअल हथियार, तब तक मैं रिफाइनिंग हॉल का पूर्व गौरव बढ़ा सकता हूं। उसका मानना था कि रिफाइनिंग हॉल निश्चित रूप से एक दिन अपने पुराने गौरव को फिर से हासिल कर लेगा और उसे इस पर दृढ़ता से विश्वास था। आर्यन ने उसकी ओर देखा और बुरी तरह हंसा, फिर कहा, हथियारों को बनाने की सामग्री कहाँ है? रिफाइनिंग हॉल के पीछे सब कुछ है।
मोटू ने थोड़ा इशारा किया। उसकी आंखें आकाश की ओर देख रही थीं, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। वो अपने आप में सोच रहा था, अगर एक दिन मैं डिवाइन स्टेज स्पिरिचुअल हथियार बना पाया तो जेकाल संप्रदाय की सभी लड़कियां इस मोटू राम के प्यार में पागल हो जाएंगी। हा हा हा। एपिसोड 316 रिफाइनिंग तकनीक लेवल 4। आर्यन मोटू राम को अपने ख्यालों में गुम वहीं छोड़कर रिफाइनिंग हॉल के पीछे की ओर आ गया। उसके पीछे एक कमरा था और जैसा कि मोटू ने कहा था, वहां सब कुछ था। हथियारों के निर्माण के लिए आवश्यक सभी सामग्री मौजूद थी। ईंधन, लोहे का हथौड़ा, मोल्ड, भट्टी और शुद्ध झरने के पानी का एक जार। आर्यन ने देखा कि झरने का पानी थोड़ा अलग था और उसमें से पीने के लिए कुछ पानी लिया। आर्यन, तुम्हें 10 ट्रियू एनर्जी पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन ने एक और घूंट ली। आर्यन, तुम्हें 10 ट्रियू एनर्जी पॉइंट्स मिले हैं। ये झरने का पानी। आर्यन हैरान रह गया। ये पवित्र चाय की तरह है, लेकिन इसमें चाय के पत्ते नहीं हैं। ये पवित्र चाय बिल्कुल नहीं है। फिर मोटू कम से कम 1 महीने से यहाँ नहीं था। इस बीच झरने के पानी में अशुद्धियों आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो पूरी तरह से शुद्ध था और इतना साफ था कि तल देखा जा सकता था। आर्यन को पूर्वज रुद्रदेव की आवाज सुनाई दी, जिसने कहा, स्पिरिचुअल झरना। इस पर्वत की चोटी में जरूर एक स्पिरिचुअल पानी का झरना छिपा हुआ है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि इस जगह की मिट्टी इतनी खरपतवार है। स्पिरिचुअल एनर्जी बेहद पतली है। तार्किक रूप से यह असंभव है। शायद ऐसा हो सकता है कि इस जगह की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस पानी के झरने ने अवशोषित कर ली होगी। न केवल ये रिफाइनिंग हॉल की चोटी की स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित कर रहा है, मुझे लगता है कि पूरे जेकाल संप्रदाय की स्पिरिचुअल एनर्जी भी इसके द्वारा अवशोषित की जा रही है। वास्तव में यह एक बहुत ही अविश्वसनीय बात है। आर्यन ये सुनकर हैरान था, जैसा कि अपेक्षित था। फिर उसने पूछा, इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? वो ये जानता था कि केवल 10 पॉइंट की ट्रियू एनर्जी बढ़ाना इस झरने की बर्बादी होगी। इसके अलावा इससे उसे कुछ फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि उसके पास पहले से ही लाखों ट्रियू एनर्जी पॉइंट्स थे। वो रुद्रदेव से इस झरने का कोई और फायदा पूछना चाहता था। दर्शकों RK Pocket FM channel subscriber and like this video. से घनी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी अवशोषित करने के बाद ये झरना एक स्पिरिचुअल झरना बन चुका है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह एक मौलिक स्पिरिट झरना होना चाहिए।